हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर वाला में। जैसा कि मेरे दोस्त, हमने पिछले 3 दिनों से कोई भी क्लास का वीडियो अपलोड नहीं किया था। कुछ कारण आ गई थी, कुछ परेशानियां होती हैं जिसके कारण से हमने 3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया था। लेकिन आज आप सबके बीच में भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का पॉलिटी का वीडियो लेके आ चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग पढ़ते हैं इसको और आपको भी आनंद आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो आज देखते हैं हम लोग भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। ठीक है, संविधान शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूरे यानी कॉन्स्टिट्यूशन से हुई है, जिसका अर्थ या प्रबंध करना होता है, व्यवस्था करना या आयोजन करना होता है। ठीक है, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक का प्रारूप प्रस्तुत किया था। उसके बाद 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी तथा 1934 में जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की। भारतीय संविधान की ऐतिहासिक विकास का काल 1600 ईस्वी से प्रारंभ होता है। ठीक है दोस्त, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसी वर्ष इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना एक चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी दोस्त, तो एक चार्टर एक्ट के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्त, कंपनी के प्रबंधन समस्त शक्ति गवर्नर तथा 24 सदस्यीय परिषद में निहित थी। ठीक है दोस्त, आइए आगे पढ़ते हैं। 1726 ईस्वी का चार्टर एक्ट। 1726 का चार्टर एक्ट कलकत्ता, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल एवं उनकी परिषद को विधायी अधिकार प्रदान किया गया था। अब तक यह शक्ति कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में निहित थी। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया। कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए भी विधि के विधायक बनाने का अधिकार दिया गया। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने के अधिकार दिए गए थे। दीवानी अनुदान के फलस्वरूप कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत के वास्तविक शासक बन गई थी। इस एक्ट के तहत दोस्त 1770 ईस्वी में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और कोर्ट को दीवानी, फौजदारी, नौसेना तथा धार्मिक मामलों की सुनवाई एवं फैसले का अधिकार प्राप्त हो गया। इस कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अपर न्यायाधीश होते थे। इसके प्रमुख मुख्य न्यायाधीश सर एलिजाह इम्पे थे। अन्य 3 न्यायाधीश चैम्बर्स, लिविंगस्टन और हाइड थे। इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया था। आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे। आइए देखते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक बोर्ड का गठन किया गया। इस एक्ट के द्वारा द्वैध शासन व्यवस्था का आरंभ किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों, ब्रिटिश शासन का कंपनी पर अपूर्ण नियंत्रण तथा भारत में कंपनी के कुशासन तथा उसके कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय आदि को दूर करने के लिए इस अधिनियम को लाया गया। तथा व्यापारिक मामलों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पद बनाया गया। ठीक है, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है
1873 का चार्टर एक्ट अधिनियम। 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापारिकी का अधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इस राजलेख द्वारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य कलकत्ता, मुंबई और मद्रास की सरकारों द्वारा बनाई गई विधियां का ब्रिटिश संसद द्वारा अनुमोदन अनिवार्य कर दिया गया। 1833 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। इस अधिनियम के द्वारा देश में एक केंद्रीय शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक और सदस्य की नियुक्ति हुई, जिसे विधि सदस्य कहा जाता था। आइए आगे पढ़ते हैं। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप प्रथम विधि आयोग की स्थापना हुई। सर्वप्रथम मैकाले को विधि सदस्य के रूप में गवर्नर जनरल को परिषद में सम्मिलित किया गया। कंपनी के चीन से व्यापार तथा चाय संबंधी व्यापार के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। इसके अंतर्गत पहले बनाए गए कानून को नियामक कानून कहा गया और नए कानून के अंतर्गत बने कानूनों को एक्ट या अधिनियम कहा गया। चार्टर एक्ट 1833 ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन शुरू करने का प्रयास किया। आइए देखते हैं 1863 का 53वें चार्टर एक्ट का आगे क्या कहता है दोस्त। नेक्स्ट पॉइंट है कि 1854 ईस्वी में भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले समिति की नियुक्ति हुई। किसकी? भारतीय सिविल सेवा के संबंध में मैकाले की नियुक्ति हुई। पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना की गई तथा बंगाल के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं 1858 का अधिनियम। इसके अंतर्गत भारत के शासन को कंपनी के हाथों से सम्राट के हस्तांतरित कर दिया गया तथा भारत का शासन इंग्लैंड के सम्राट के नाम से किया जाने लगा। इस अधिनियम में गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। यानी 1858 में जो भारत के गवर्नर जनरल नाम था दोस्तों, उसको हटा के भारत का वायसराय कर दिया गया। आइए आगे पढ़ते हम लोग। इस अधिनियम में 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा लागू द्वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। इस अधिनियम ने नियंत्रण बोर्ड ऑफ निदेशक कोड समाप्त कर दिया गया। इसमें एक नए पद भारत के राज्य सचिव का सृजन किया गया। मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया गया। यानी 1858 ईस्वी में मुगल सम्राट के पद को भी समाप्त कर दिया। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 1861 का भारत परिषद अधिनियम केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, डाक एवं तार आदि के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिकार दिए गए। भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारतीय संदर्भ में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। आइए देखते हैं वायसराय। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार दे दिया गया। ऐसे अध्यादेश की अवधि जो होती है दोस्त मात्र 6 महीने की होती है। मद्रास तथा बम्बई की सरकारों को भी व्यवस्थापिका संबंधी अधिकार दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधायिका तथा
देश के शासन के विकेंद्रीकरण का कार्य प्रारंभ हुआ। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों, बनारस के राजा, पटियाला के राजा महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्त। 1865 का अधिनियम पढ़ते हैं। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी अधिकार में वृद्धि की गई। इसे प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों की सीमाओं की उद्घोषणा द्वारा नियत करने की तथा उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया गया। आइए दोस्तों देखते हैं 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। औपचारिक रूप से भारत सरकार का ब्रिटिश सरकार को अंतरण मान्य किया गया। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत का सम्राज्ञी घोषित किया गया। 1892 का अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम अप्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषदों में निर्वाचन की व्यवस्था की गई। परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया गया। यानी 1892 में दोस्त परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से भी प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। केंद्रीय विधान परिषद में न्यूनतम 10 तथा अधिकतम सदस्य संख्या 16 निर्धारित की गई। 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। केंद्रीय विधानसभा में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। इसमें 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 सदस्य निर्वाचित होते थे, जिनमें 15 सदस्य मनोनीत होते थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं थी। ठीक है, इसी कारण लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का पिता भी कहा जाता है। आइए दोस्त देखते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत पहली बार किसी भारतीय को वायसराय और गवर्नर की कार्य परिषद के साथ एसोसिएशन बनाने का प्रावधान किया गया। इसके द्वारा प्रेसिडेंसी, कॉरपोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। आइए दोस्त पढ़ते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं हम लोग 1919 का भारत सरकार अधिनियम। इसके अंतर्गत भारत में द्विविध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत प्रथम भारतीय राज्य परिषद, द्वितीय केंद्रीय विधानसभा स्थापित की। राज्य परिषद के सदस्यों की संख्या 60 तथा केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 145 थी, जिसमें 104 निर्वाचित तथा 41 मनोनीत किए जाते थे। ठीक है दोस्त, आइए आगे पढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से विधायिका के सदस्यों के चुनाव का प्रावधान किया गया, जो कि प्रांतीय विधान परिषदों में के संदर्भ में था। इसके अंतर्गत 8 प्रांतों में विधान परिषद का गठन किया गया। बम्बई विधान परिषद में 111, मद्रास विधान परिषद में 127 तथा बंगाल में 239। संयुक्त प्रांत विधान परिषद में 123, पंजाब की विधान परिषद में 93, बिहार एवं उड़ीसा के विधान परिषद में 103, मध्य प्रांत के बराबर विधान परिषद में 70 और असम विधान परिषद में 53 सदस्य शामिल थे। ठीक है साथियों, इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम द्वारा दोस्त भारत में पहली बार महिलाओं को भी वोट देने को अधिकार मिला। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्त। 1919 में महिलाओं को
वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, वो भी किसके द्वारा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा। इसमें लोक सेवा आयोग का भी गठन किया गया। 1926 ईस्वी में सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन किया, यानी जो यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, डीएम एसडीएम होते हैं मेरे दोस्त, उनके भी परीक्षा का एक केंद्र बनाया गया, जिसे सिविल लोक सेवा आयोग किया कहा गया दोस्त। उनका भी एक गठन हो गया, ठीक है, 1926 में। आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 1927 में साइमन आयोग आया दोस्त। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उनकी कार्य परिषद के माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता से किया जाना था। 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत में एक फेडरल संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो दिल्ली में स्थित था। अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। इस अधिनियम के द्वारा भारत में संघात्मक राज्य की स्थापना की गई। केंद्र और प्रांतों में शक्तियों का विभाजन किया गया। इस अधिनियम को भारत के मिनी संविधान का दर्जा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत किया गया। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का शुभारंभ किया। इस अधिनियम में न केवल संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की, बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग और 2 या अधिक राज्यों के लिए संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना की। इसने 11 राज्यों में से 6 राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की। अधिनियम ने केंद्र और इकाइयों के बीच 3 सूचियां, 1 संघीय सूची 59, 2 राज्य सूची तथा 54 विषय, समवर्ती सूची 36 विषय के आधार पर शक्तियों का बंटवारा। दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग के लिए अलग से निर्वाचन की व्यवस्था की गई। देखिए दोस्त, इसके अंतर्गत देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल को प्रदान की गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। देखिए दोस्त, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है दोस्त, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति अनुच्छेद 123 भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 42 से प्रेरित है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए गए साथियों। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सर्वोपरिता का अंत भी कर दिया गया। अब देखिए दोस्त, दे रहा है भारतीय संविधान की रचना कैसे हुई। भारत ने संविधान को 26 नवंबर 1949 को बनाकर तैयार कर दिया है और संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारतीय संविधान का जो पिता कहा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर को कहा जाता है भी।